दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1893 में देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में किसने बदला था? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाया जाना प्रारंभ किया और इसके माध्यम से इन्होंने देशभक्ति गीत और भाषण के माध्यम से जो गणपति उत्सव जैसा पारंपरिक पर्व था उसको राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में बदल दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी दल के नेता थे और ये अपील और अनुनय विनय के खिलाफ थे। इसी कारण इन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, नेहरू का राष्ट्रवाद विचार आधारित था किस पर? तो आप जान लीजिए, नेहरू का राष्ट्रवादी विचार सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास पर, स्वनिर्धारण के अधिकार पर और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद पर आधारित था। तो याद रखिएगा, नेहरू के राष्ट्रवाद का फलक बहुत अधिक विस्तृत था। इसमें उन्होंने सांस्कृतिक बहुलवाद में विश्वास किया, स्वनिर्धारण या आत्मनिर्णय के अधिकार पर बल दिया और आप जान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित जो संश्लेषी विश्ववाद था उस पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे कौन? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है कि वो अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। अगला प्रश्न है, भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना किस विचारक ने की थी? तो ये थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। ये कथन महात्मा गांधी का है। आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस विभाजन यानी देश का विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, लेकिन अंत में विभाजन हुआ और गांधी जी उस पर जो है बहुत कुछ नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र किसने दिया था? तो सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल पर विवाद को लेकर बी.आर. अंबेडकर ने त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन लाला लाजपत राय का है। दोस्तों, लाला लाजपत राय का कहना था कि जो कांग्रेस है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। बी.आर. अंबेडकर की पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट।
MS गोवलकर की पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स और VD सावरकर की पुस्तक है हिंदुत्व या हिंदुइज्म। तो ये एक बार पुस्तकों की सूची हिंद स्वराज के बारे में आप जानते हैं। महात्मा गांधी की पुस्तक है, BR अम्बेडकर की पुस्तक है इनहेलेशन ऑफ कास्ट और MS गोवलकर की पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स और हिंदुत्व या हिंदुइज्म ये विनायक दामोदर सावरकर या BD सावरकर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कौन अतिवादी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये अतिवादी नहीं थे बल्कि उदारवादी थे। अगला प्रश्न है जाति को इस आधार पर पुनर्परिभाषित किया है कि यह केवल जन्म से निर्धारित ना हो। तो ये दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने जाति को इस प्रकार से पुनर्परिभाषित किया था कि ये केवल जन्म से ही निर्धारित न हो बल्कि इसमें गुण और कर्म का भी ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के लाभों में से कौन सा एक नहीं है? तो उत्तर है ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना ये ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए और उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया था। ये कथन किसका है? तो ये कथन विनोद राय का है। अगला प्रश्न है यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कथन है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरे स्थान पर दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो। अगला प्रश्न है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में जो सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है डॉक्टर MA अंसारी ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे राजा राममोहन राय। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़े होने वाले पहले व्यक्ति राजा राममोहन राय थे। इन्हें पुनर्जागरण का जनक, नव प्रातःकाल का तारा और बंगाल में नव जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है लेखक यमके गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी के रूप में किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में संवाद यानी डायलॉग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों उदारवादी की श्रेणी में आते हैं। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। पाकिस्तान पर विचार या पाकिस्तान संबंधी विचार, ये पुस्तक BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया था, क्यों? तो आप जान लीजिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस ले लिया गया था क्योंकि गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में किसने वर्गीकृत किया है?
तो ये हैं रविंदर कुमार। दोस्तों रविंदर कुमार ने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि रविंदर कुमार जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं, इनका कहना है कि गांधी जी के जो है राजनीति में आगमन के पूर्व जो राष्ट्रवादी आंदोलन था या कांग्रेस का आंदोलन था, ये जन सामान्य का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि वर्ग विशिष्ट या पढ़े लिखे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है जो है दृष्टिकोण और भारतीय लोकतंत्र की आलोचना का जो है मिलान करना है। तो हिंदू राष्ट्रवादी ये स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण करते थे। गांधीवादी प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान। मार्क्सवादी एक छलावा है क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। और उदारवादी लोकतांत्रिक ये व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। ये सभी दोस्तों आलोचना की जाती है। हिंदू राष्ट्रवादियों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए इन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र का अनुसरण किया। गांधीवादी जो विचार है उसकी आलोचना, गांधीवादी दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान है इसमें। मार्क्सवादी जो है दृष्टिकोण है, इससे भारतीय लोकतंत्र की आलोचना ये होती है कि यह एक छलावा है क्योंकि ये प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। और उदारवादी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जो है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना इस आधार पर कि व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में ये सफल नहीं हुआ है, जबकि लोकतांत्रिक जो उदारवादी धारा है ये व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। अगला प्रश्न है यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन विपिन चंद्र का है। दोस्तों यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। ये कथन जो है विपिन चंद्र का है। अगला प्रश्न है तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल या वेलेंटाइन चिरोल ने दोस्तों तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा दी थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो बाल गंगाधर तिलक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य और द ओरियन नामक पुस्तकें लिखी हैं। ये सभी पुस्तकें द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य और द ओरियन ये सभी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो सही उत्तर वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा था। अगला प्रश्न है समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला है कि गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है क्या? तो ये सर्वोदय है। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ अपलिफ्टमेंट टू ऑल यानी सभी का उदय या सभी का उत्थान होता है। गांधी जी ने ये कल्पना की थी कि समाज में कोई भी ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं होगा, सभी एक बराबर होंगे और सभी के समान विकास या समान उत्थान की बात सर्वोदय में है और ये गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? तो सही उत्तर 1919 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? तो ये था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो ये वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1932 के सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड का विरोध किसने किया था? तो सही उत्तर महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने लंदन में आयोजित तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था कब? तो सही उत्तर अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो कौन सा? तो दोस्तों, राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें उग्रवाद का तत्व है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राष्ट्रीयता जो है उसमें उग्रवाद का नहीं बल्कि सामंजस्य का तत्व होना चाहिए, तभी वो सभी के लिए सार्थक हो सकती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? तो जो है चंपारण के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी को। और भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण कथन है कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है ये ब्रिटिश राज्य का शिशु था। ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये कोपलैंड की टिप्पणी है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो प्रारंभिक नाम था मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है महान कूटनीतिज्ञ बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1955 के अवार्डी अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था तो कब? तो याद रखिएगा, नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो काउंसिलों में प्रवेश का मुद्दा स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? तो ये साध्य साधन पवित्रता। दोस्तों, आप जान लीजिए, गांधी जी का कहना था कि यदि आप उचित साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो साधन भी पवित्र होने चाहिए। वहीं एक पश्चिमी राजनीतिक विचारक मैकियावेली है जो कहता है कि साध्य उचित होना चाहिए, साधन कोई भी प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने नैतिक आधार पर राजनीति करने की बात की और उन्होंने साध्य साधन दोनों की पवित्रता की बात की। और गांधी जी का कहना था कि यदि साधन पवित्र नहीं है तो अच्छे साध्यों की प्राप्ति या उचित साध्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने जो है साध्य साधन दोनों के पवित्रता की बात की। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष होम रूल लीग के सचिव बने थे? तो 1919 में। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था कहाँ पर? तो उत्तर है सिंगापुर में। और ये कथन आप सभी जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। और आज़ाद हिंद फौज के कमांडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने जो है सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकाला था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक जो है पत्र निकाला था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया है।
अगला प्रश्न है आधुनिक मनु या आधुनिक काल के मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। और अगला प्रश्न है गांधी जी ने 1930 से 1932 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में किस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होगी, ये कथन किसका है? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें होंगी। अगला प्रश्न है कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं, ये वक्तव्य किसका था? तो ये एनी बेसेंट का कथन है। किस जो है भारतीय नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है दोस्तों विचारक और अवधारणा। तो दादा भाई नौरोजी ने अपवहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और महात्मा गांधी ने न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद की वकालत की। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का जो है नारा दिया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के साथ ही सभी बड़े शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। उसमें कई लोगों ने भूमिगत होकर रेडियो या गुप्त रेडियो का संचालन किया, उसमें कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। अगला प्रश्न है यम के गांधी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंद स्वराज है। और इंग्लैंड में गांधी जी की किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले से, और इनको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और वह भारतीय नेता जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एन इंडियन पिलग्रिम जो है ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। तो याद रखिएगा गांधी जी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उन्हें जो है विभाजन के लिए तैयार किया था। अगला प्रश्न है किसने कहा था 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद या गांधीज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी खुद कहते थे कि मैंने कोई वाद या किसी इज्म का प्रचलन नहीं किया है, मैं अपने पीछे कोई वाद छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। और 1936 में उन्होंने स्वयं कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव को किस प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है वर्धा प्रस्ताव के रूप में। अगला है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू की। और देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन के साथ थे तो इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया। तो गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया क्योंकि इससे ये पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी, जबकि गांधी जी अहिंसक आंदोलन के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के लिए किस आंदोलन में दी थी? तो सही उत्तर बारदोली सत्याग्रह में।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो सही उत्तर 1942 के बम्बई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो या क्विट इंडिया प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मिलान करना है, सही सुमेलन करिए। असहयोग आंदोलन 1920, लखनऊ समझौता 1916, बंगाल विभाजन 1905 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और ये सभी सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।